खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एमसीडी चुनाव के नतीजे एक बार फिर बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए तीनों नगर निगमों पर कब्जा जमा लिया है। 270 में से 184 सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा चुकी है, जबकि विधानसभा में बंपर 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को नगर निगम के चुनावों में 67 सीटें भी नसीब नहीं हुई। आपको 46 सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहते हुए 30 सीटें हासिल कर पाई है। कांग्रेस के अजय माकन ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही शीला दीक्षित आज खुलकर कह रही हैं कि उन्हें तो किसी ने प्रचार तक के लिए पूछा ही नहीं, तो होगा क्या। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रुख रहा आम आदमी पार्टी का, जिसने एक बार फिर सारा दोष ईवीएम के सिर मढ़कर हार और दिल्ली के जनादेश से पल्ला झाड़ लिया। अन्ना हजारे खुद कह रहे हैं कि आपकी हार की वजह उसकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बहस, करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा, एमसीडी में मोदी लहर, शिकार हुए केजरीवाल। क्या दिल्ली वालों ने मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया? जनता ने फैसला लिया सड़कों पर, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की शिकस्त तो तय थी, लेकिन हार इतनी बुरी होगी ये उन्होंने सोचा ना होगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुकाबले सिर्फ 1/4 नशिस्ती ही हासिल कर पाई। अवाम ने एक बार फिर एमसीडी में बीजेपी को मौका देकर यह साबित कर दिया है कि अवाम को मनफी सियासत से नफरत है, अवाम को काम पसंद है, झूठे वादे नहीं। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, अब अवाम के तवक्कुआत पर खरा उतरना इनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एमसीडी के तीनों महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। मित्रों, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है और ये जीत इसको और पुष्ट करती है। आम आदमी पार्टी इस शिकस्ते फाश से तिलमिला गई है। वो अपना मुहासबा करने के बजाय ईवीएम की सेहत पर सवाल खड़े कर रही है। जिस तरीके से धौलपुर के अंदर आपने देखा, जिस तरीके से भिंड में आपने देखा, हर जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। 1940 करोड़ का घोस्ट पेंशन घोटाला इनका है। 10 करोड़ में एक ये वेबसाइट बनाते हैं। 20,000 से ज्यादा घोस्ट एम्प्लॉइज हैं, सफाई कर्मचारी हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट खुद कह चुका है कि एमसीडी इतनी जबरदस्त भ्रष्ट संस्था है कि आज दुनिया में नंबर 1 है। इसको फोल्ड कर देना चाहिए। एक मिनट। उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जिसने दवाएं मुफ्त की हैं, जिसने बिजली के दाम आधे किए हैं, जिसने अस्पतालों के अंदर दवा मुफ्त की है, जिसने सरकारी स्कूलों को बेहतर किया है, जिसने 300 से ज्यादा उन इलाकों में, कॉलोनियों में जहां पानी नहीं था वहां पानी पहुंचाने का काम किया। सीट्स मिली हैं, उस पर यकीन नहीं हो सकता। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें। दिल्ली में चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से काम कर रही है यहाँ पे दिल्ली में। हमें लाख कमी हो सकती हैं, हमें उसको मंथन भी करेंगे, हमने हमेशा किया है मंथन। लेकिन ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि केजरीवाल को अगर वापसी करनी है तो अवाम के दरमियान जाना होगा, अवाम के काम करने होंगे। लोग कहते हैं कि केजरीवाल से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन केजरीवाल ने मायूस किया। इस सवाल का जवाब
केजरीवाल को तलाश करना होगा और मनफी सियासत को छोड़कर आवाम से जुड़े मामलात को हल करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या यह मान लिया जाए कि दिल्ली ने नेगेटिव पॉलिटिक्स को नकार दिया है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इशरत जहां मौजूद हैं, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी की। नवीन कुमार साहब जो कि स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब लीडर सीपीआई के, वो हमारे साथ हैं इस बहस का हिस्सा। अनुराग वर्मा साहब सीनियर जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और ऋचा पांडे स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी की, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ी हुई हैं। नवीन कुमार जी, पहला सवाल आपसे। सबसे पहले जीत की मुबारकबाद आपको, लेकिन साथ ही सवाल यह भी कि क्या आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? क्योंकि पिछले 10 सालों तक एमसीडी पर काबिज बीजेपी ने जो कुछ किया वो जनता के सामने था, और वो ऐसा था जिसे आपके नेता जब ग्राउंड पर जाते थे तो बता नहीं पाते थे। आपको लगता है कि इस बार अब जो मैंडेट आपको मिला है उसके बाद आपकी जिम्मेदारी इसीलिए और ज्यादा बढ़ जाती है और अब कुछ होता हुआ नजर आएगा, दिल्ली की सूरत बदलती हुई नजर आएगी? जी बहुत बहुत धन्यवाद जीत के लिए, आपको भी शुभकामनाएं। दूसरा, पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम में जो स्कूल्स दिल्ली नगर निगम के पास थे उनका निर्माण करना हो, पार्कों का निर्माण करना हो, ओपन जिम लगाने हो या फिर जो दिल्ली की मात्र 20% के आसपास कुल सड़कें हैं दिल्ली नगर निगम के पास, उसका निर्माण करना हो, ये उन्होंने की है। दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या रही वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम की रही, क्योंकि उत्तरी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली नगर निगम पर उनके आय के साधन भी हैं, पूर्वी दिल्ली पर नगर निगम के पास आय के साधन बहुत कम हैं। और जो कांग्रेस सरकार ने जब दिल्ली का 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसमें पूर्वी दिल्ली को 900 करोड़ रुपए उसका हिस्से का देना था, जो उन्होंने नहीं दिया, और ये पैसा फिर बढ़ते बढ़ते 1200 करोड़ हो गया, जो नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। उसके बावजूद वहाँ उन्होंने काम किए। जब वहाँ कूड़ा उठाने वाले हमारे साथियों को तनख्वाह नहीं देने के पैसे हुए तो उन्होंने हड़ताल की, कई बार कहा। तब आम आदमी पार्टी ने लिखित में ऑर्डर किया कि जो 4th क्लास के एम्प्लॉइज हैं इनको डिकंटिन्यू कर दिया जाए। मैं इन सब बातों पे नहीं जाना चाहता हूं, नवीन जी, क्या किया, नवीन जी, ये तो बात आप मानेंगे चुनाव ना, का समय खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार हुआ 10 साल में, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आपको पूरे घर के बदलने नहीं पड़ते। अगर मुझे 10 साल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ आप कहते हैं तो मुझे कुछ एग्जाम्पल बताइए किस किस विभाग में कहां हुआ। मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का कुछ लोगों पर आरोप जरूर लगे, लेकिन उसके बावजूद इक्का दुक्का लोगों के आरोप लगने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा डिसीजन लिया और सारे पार्षदों को बदल कर नए चेहरों को लेकर के आए। दिल्ली नगर निगम में ऑनलाइन किया गया जो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और लाइसेंस जो कॉर्पोरेशन देती है वो ऑनलाइन किया गया ताकि लोग घर बैठे ले सकें और एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता रहे। अब पूरी दिल्ली नगर निगम को पारदर्शिता बनाने के लिए नवीन जी, हालांकि मैं ये बात जीत के बाद आपके मुंह से सुन रहा हूं, जीत से पहले मैंने ये बात नहीं सुनी कि 10 साल में एमसीडी में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए जनता हमें वोट दे। बहरहाल आप जब आज ये कह रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि पहले भी कहा, बार-बार कहा, मोदी लहर की वजह से एमसीडी की सत्ता पर काबिज होने जा रही है आज बीजेपी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3 वर्षों में जो काम किया है वो गरीबों के लिए काम किया है, मध्यम वर्गों के लिए काम किया है। जो 54 में से करीब 30 ऐसी योजनाएं जिससे आम आदमी को सीधा फायदा होता है। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है, देश की राजधानी, यहां देश के हर हिस्से से लोग आकर के रहते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जब उनके गांव में जो लोग यहां पर रहते हैं, उनके गांव में 60 साल तक बिजली का दिया नहीं टिमटिमाया, और पिछले 3 वर्षों में 16,000 में से 12,000 गांव में बिजली पहुंच गई, तो आप समझो उस व्यक्ति के हृदय में कितनी आस्था जागी होगी सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति। ठीक है जाने की नवीन जी, ठीक बात है। उनके गांव में जाने में आपका पॉइंट समझ गया मैं। ऋचा पांडे हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन। ये विश्वास मैं आपसे जानना चाहूंगा, 67 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ आप आज दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, विधानसभा में 67 विधायक आपके जीत कर आते हैं। क्या वजह आपको नजर आती है कि 67 कॉरपोरेशन की सीटें, 67 वार्ड आप नहीं जीत पाते हैं? क्या पार्टी इंट्रोस्पेक्शन के लिए तैयार है या सिर्फ
ईवीएम खराब है, इसी का रट आप लोग लगाते रहेंगे और नकारते रहेंगे इस बात को कि देश में मोदी लहर है, ये कहते रहेंगे कि ईवीएम लहर है। जी समीर जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और बधाई देना चाहूँगी कि उनकी बहुत बड़ी जीत पे। दूसरी बात, ये जो चुनाव हुआ है ये रेफरेंडम होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन पर, परंतु जिस तरह के नतीजे आए हैं वो देखने योग्य हैं और एनालिसिस करने योग्य हैं। जहाँ तक हमारा इंटरनल हमारी संगठन पे काम करने की बात है या इंटरनल मंथन करने की बात है, वह पार्टी ज़रूर करेगी। दूसरी बात यह है कि जब यह भी समझना चाहिए कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के 7 MP थे दिल्ली में, तो 2015 में उनके 3 विधायक रह गए थे। तो आप एक लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव से कंपेयर नहीं कर सकते। और 2007 में और 2012 में जब शीला जी की दिल्ली में असेंबली में उनकी सरकार थी, वो चीफ मिनिस्टर थी, तो दोनों बार वे MCD के चुनाव हारी थी, परंतु इसका मतलब ये नहीं था। तो हम MCD के चुनाव को भी असेंबली के चुनावों से कंपेयर नहीं कर सकते। तीनों चुनावों में जनता अलग अलग मैंडेट्स देती है, अलग अलग माइंडसेट से मैंडेट देती है और उनके मुद्दे भी अलग होते हैं। ये अलग बात है कि इस बार का जो चुनाव है उसको लोकल मुद्दों की जगह और कूड़े की राजनीति या गंदगी सफाई की जगह जनता ने मोदी जी के चेहरे को देखकर वोट दिया है। तो अब हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी जी के चेहरे को जो इन्होंने कहा है कि हम खारिज तो नहीं कर रही है ना, क्योंकि आपके तमाम बड़े नेता जो हैं, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, खुद तो साहब आज वो नहीं आए, उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया है मुबारकबाद का, उसी पे आ रही हूँ। मनीष सिसोदिया लेकिन सामने आए, वो तो सब ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना। मतलब पार्टी अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं जी ईवीएम ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, लोगों ने तो वोट आम आदमी पार्टी को किया लेकिन चला गया बीजेपी को, तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाती है ना, फिर मंथन की बात कहाँ आती है? क्या मैं बोल सकती हूँ या आप मुझे बोलने नहीं देंगे? आप बोलिए। आप प्रश्न पूछ रहे हैं या मेरे मुंह में जवाब डाल रहे हैं? आपको तो प्रश्न पूछना है ना। बोलिए रिचा जी। आप सुनिए। तो प्रश्न ये है कि ईवीएम का जो मुद्दा है, देखिए मैं ये कह रही हूँ, मोदी जी की वजह से चुनाव जीते हैं, ये आज पूरे दिन से नहीं, पिछले 1 महीने से चल रहा है। परंतु ईवीएम का जो प्रश्न है वो अपनी जगह पर है और ईवीएम का प्रश्न हमने नहीं, 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। ईवीएम के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनके GVL नरसिम्हा राव ने किताबें लिखी हैं, अडवाणी जी ने उसमें सहयोग दिया है। रिचा जी, वे इस मुद्दे को कोर्ट तक ले गए, उन्होंने इस पे इतनी रिसर्च की है कि वे इसके माहिर बन गए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जहां तक बात आती है कि क्यों जनरेशन 1 मशीन यूज की जाती है, क्यों जब जनरेशन 2 और 3 मशीन अवेलेबल है, जब 53,000 VVPAT की मशीनें अवेलेबल हैं, तो क्यों पुरानी मशीनें जो कि खराब हैं, जो कि ठीक अवस्था में नहीं है, जिन्हें बाद में इलेक्शन वाले दिन रिप्लेस भी किया जा रहा है, क्यों टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो कोट कर देते हैं बार बार कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र हमें बहुत मुश्किल से मिला है, हमारे एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। अगर हम इस पे सवाल उठाते हैं और कोई हमारा मजाक उड़ाता है और कहता है कि हम अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमसे ज्यादा हार और जीत स्वीकार करने वाली शायद इतने कम समय में कोई और पार्टी नहीं होगी। हम लोग बहुत ही आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आप कहां हार को स्वीकार कर रही हैं? आपकी पार्टी लाइन तो यही है ना, देखिए ईवीएम की वजह से हम हार गए, वरना तो जीत रहे थे। आपकी पार्टी तो ये कह रही है कि हमने इतना शानदार काम किया कि कोई वजह हो ही नहीं सकती कि आम आदमी पार्टी हारे और बीजेपी जीत जाए। ये दो बातें हो रही ना, दो तरह की। अनुराग जी बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। रिचा आप भी सुनिएगा। रिचा जी मैं एक छोटा सा सवाल है, रिचा जी छोटा सा सवाल है, ईवीएम मशीन यही ईवीएम मशीन है रिचा जी, यही ईवीएम मशीन है। जब आप लोगों ने 67 सीटें जीती थी तब भी यही ईवीएम मशीन थी, यही ईवीएम मशीनें थी। तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया कि किस तरह से कांग्रेस और भाजपा का सफाया हो गया और आप एकदम से आगे? उस समय क्यों नहीं ये ईवीएम का मुद्दा आपने उठाया? जब आप 67 सीटें जीती तो ईवीएम ठीक थी ना। 2013 के बाद आपने सवाल उठाना बंद कर दिया। जब से 2013 के बाद से आपने सवाल उठाना बंद कर दिया। हमने ही सवाल उठाया है तो ये सवाल आया है और अब ये बात दूर तलक जाएगी।
तो ये बात नहीं है कि आपने तो सवाल ऋचा जी, आपकी मेरा सवाल है 67 सीटें जब आपकी आई थी तब ईवीएम मशीनें ठीक थी या खराब थी? मैं ये कह रही हूँ कि ईवीएम अलग मुद्दा है, ईवीएम एक मुद्दा है और इसको आप नकार नहीं सकते हैं। अभी भी हमारे पास भिंड में क्या हुआ उसका जवाब नहीं है, और जब तक इस प्रकार के ऋचा जी जब आपकी 67 सीटें आई थी तो बिल्कुल उसका जवाब नहीं अनुराग जी, खराब थी अनुराग जी, लेकिन क्या ईवीएम को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से बचती हुई नजर नहीं आ रही आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ऋचा जी जिस तरह से ईवीएम भी एक मुद्दा है, कभी ईवीएम ही एक मुद्दा है, ये पूरी पार्टी कंफ्यूज है कि इस समय हम किस प्रकार की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं? पूरा आप सुबह से शाम तक देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का कोई स्टैंड नहीं आया, मनीष सिसोदिया जी मेरा एक प्रश्न है अब ईवीएम जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात जी। अब ईवीएम को भी लेके आज अगर आप इनकी पार्टी के स्टैंड को देखिए तो आज ये ईवीएम को भी दोष देने में थोड़ा सा इनके सबके दिलों में थोड़ी सी हिचक है कि जनता वो भी समझ गई है और सब जगह ये क्लैरिटी आ गई कि ईवीएम में ये ईवीएम इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक, और आपके नेताओं ने जिस तरह से पहले ही कह दिया था ईवीएम में गड़बड़ी होगी, यानी कि उनको पहले से अंदेशा था कि यहाँ पे उनकी किस तरह से हार होने वाली है। तो ईवीएम जो है आज इन लोगों का स्टैंड ही बता रहा है, ईवीएम को भी लेके इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए पार्टी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इशरत जहां हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी, क्या वजह आपको नजर आती है कि 15 साल शीला दीक्षित का शासन रहा इस दिल्ली में और उस शासन को आज भी याद किया जाता है? कांग्रेस की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से कि आज 92 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई दिल्ली के अंदर? देखिए समीर जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अगर आप देखें तो वोट शेयर जो है, वोट परसेंटेज कांग्रेस का बड़ा है 12%, 9.5 से आज हम 21.5% पे आए हैं। तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का लोगों में दोबारा से फेथ का बढ़ना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो जनता का मैंडेट रहा है, आज जो आवाम का, दिल्ली की आवाम का मैंडेट रहा है, उसका हम वेलकम करते हैं। हम किसी ईवीएम को दोष नहीं दे रहे, किसी चीज को दोष नहीं दे रहे, लेकिन अगर कांग्रेस तीसरे पायदान पे आई है तो उसकी एक वजह ये रही है कि जो दिल्ली में पिछले 3 सालों में स्टेट वर्सेस सेंटर की जो लड़ाई, जिसकी वजह से आवाम खासी परेशान रही है, वो नहीं चाहती थी, क्योंकि दिल्ली की आवाम कहीं ना कहीं समझदार है और वो ये चाहती थी कि ठीक है ऑलरेडी 2 पार्टियां बैठी हुई हैं, सेंटर जो है वो स्टेट को तंग करता है, स्टेट फिर बीजेपी शासित जो एमसीडी है उसको तंग करती है। अगर आप फंड रिलीज की बात करें, अगर आप गवर्नेंस की बात करें, तो लोग ये नहीं चाहते थे कि हम कांग्रेस को एमसीडी में लेके आए ताकि कल को एक नया बहाना केजरीवाल को ना मिल जाए कि ऊपर वाले भी तंग करते हैं और नीचे वाले भी जो हैं वो कांग्रेस ही आपने बिठा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक ही रहा जो भी आज था। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को देखें तो ईवीएम की गड़बड़ी आज क्यों कही जा रही है? जब 67 सीट्स आई थी, जब क्यों नहीं इस चीज को दोष दिया गया? और ऋचा जी भी मेरे साथ, मेरे ख्याल तीसरे या चौथे पैनल पे हम लोग रूबरू हो रहे हैं सुबह से। आप ये देखिए कि कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है। गोपाल राय और ऋचा जी का ये कहना है, और चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे केजरीवाल जी की बात करें, कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन इनके कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने इस्तीफे की पेशकश करते हैं नैतिकता के आधार पर, और कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आ गया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने 2 साल जो है बिल्कुल पब्लिक के बीच नहीं निकले, हमने लोगों की नहीं सुनी, हमने इलाके में काम नहीं किए, और हमें बचे जो 3 साल है हमें इलाके में निकलना चाहिए और काम करना चाहिए, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एक आंदोलन से बनी थी और बहुत जल्दी जिसका ग्राफ बढ़ा था, लेकिन उतनी तेजी से ग्राफ गिरा है, और मैं ऋचा जी की बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती कि आप अपनी पार्टी की तुलना, अपने सीएम की तुलना शीला दीक्षित से करेंगी। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि शीला दीक्षित वो सरकार थी जिसको आज भी लोग याद कर रहे हैं, उनके काम को याद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हुआ है कि 15 साल तक जो शीला दीक्षित शासन करती हैं दिल्ली में, जिनका गुड गवर्नेंस आज भी जिसकी बात होती है, उनको चुनाव प्रचार से दूर क्यों रखा जाता है? वो सीधे सीधे अजय माकन के नेतृत्व पर सवाल उठा रही हैं। वो कह रही है मुझसे पूछा तक नहीं गया कि आप चुनाव प्रचार कर लीजिए, तो होगा क्या? यही होगा। कहीं ना कहीं उनकी जो छोटी छोटी शिकायतें, देखिए जब इतनी बड़ी पार्टी है तो छोटी छोटी कलह होती हैं, और जब इस तरीके के मामला सामने आते हैं तो ये कले भी निकल के सामने आती है। ये बहुत छोटी शिकायतें हैं, लेकिन हाईकमांड इसका फैसला मुझे लगता है जरूर कर देगा।
और वो बहुत बड़ी लीडरशिप है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी। वो हो गया ना, उसका खामियाजा तो भुगत लिया। ना कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, ना इस देश का जो भविष्य खत्म हो रहा है। सब लोग एक ही जगह, और मुझे लगता है आने वाला जो टाइम है वो दोबारा से कांग्रेस का है। और ये जो छोटी छोटी कलें, चाहे वो आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, छोटी छोटी कलें निकल के आती हैं सामने। ये कोई नई कलें नहीं है, नवीन कुमार जी, बहुत बड़ी बात। नवीन कुमार जी, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने जो परफॉर्मेंस की है उसमें भी कांग्रेस पार्टी के लोग ये मान रहे हैं कि भाई अच्छी है, ये भी जो मिल गया वो भी सही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मिल गया वो सही है, लेकिन इन दोनों को बहाने मिल जाते। मैं साथ ही साथ समीर जी एक बात और अपनी बात, समीर जी दो बातें कहनी है। अभी मेरे से पहले जी मेरा एक कहना है कि आम आदमी के पार्टी के जितने भी नेता, उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। वो लोकतांत्रिक जो जनादेश है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो अभी तक सकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते हैं। देश में सकारात्मक राजनीति की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। देश में इस समय नकारात्मक सोच से आप नहीं कर सकते। पिछले 2 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो नकारात्मक काम किया है वो सबके सामने है। मुझे जिन्होंने जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए अलग बात, उसके लिए प्रयास नहीं किया, ये सबसे ज्यादा घातक है। दूसरा, आप दिल्ली के लिए चुने गए हो, दिल्ली छोड़ करके आप भाग जाते हो पंजाब का सीएम बनने के लिए, दिल्ली छोड़ कर चले जाते हो गोवा में चुनाव लड़ने के लिए। दिल्ली को तो संभालो साहब, देश की राजधानी ने आपको 67 विधायक चुन करके भेजे थे। आपने एक मुझे बता दीजिए काम किया आपकी पार्टी के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उसमें कहना नहीं है, इनका अंदरूनी मामला है। जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में लड़ाई चल रही है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूं। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई में दिल्ली वाले पिस रहे हैं। भगवान के लिए दिल्ली वालों को आप ऐसा भी है क्या? दिल्ली के लिए कुछ काम कर लीजिए, दिल्ली के विषय में सोच लीजिए। मुझे आपके सामने है, चांद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समझ लीजिए फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है इलेक्शन कमीशन के। ठीक है नवीन जी, नवीन जी सुनिएगा, और रिचा जी, दिल्ली में 7 मंत्री तौर पर सुनिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज ये जो ईवीएम लहर करार दिया ना इसको, एमसीडी इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी जीती, उसके बाद चांद गोयल साहब को बैठाना बहुत जरूरी हो गया था। इसी वजह से हमने चांद गोयल साहब को भी डिबेट का हिस्सा बनाया है। गोयल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बार फिर वही राग जो यूपी कि जब चुनाव हुए थे या 5 विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो हम और आप इसी तरह से साथ बैठे हुए थे, और उस वक्त भी यही बात हो रही थी, और आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि यह सब कुछ ईवीएम का किया धरा है। क्या आप कहेंगे कि इन आरोपों में दम है, और ये वीवीपैट जिस सिस्टम जिसको लाने की बार बार बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, जो मांग उनकी नहीं पूरी हो सकी, क्या उस पर कोई दोष मढ़ा जा सकता है? आपके हिसाब से कोई गुंजाइश है इसकी? नमस्कार। सबसे पहले मैं एक चीज़ का खुलासा करना चाहूँगा कि 35 साल का मेरा आईएएस ऑफिसर की तरह से मेरा एक अनुभव रहा है, और अभी मैं अब इलेक्शन कमीशन का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन 35 साल के अनुभवों में मैंने कई इलेक्शंस बैलेट पेपर से भी हमने कराए, और उसके बाद में ईवीएम का जब प्रयोग करना शुरू किया तो उसके द्वारा हमने बहुत इलेक्शंस कराए। पहले मैं बिल्कुल खुलासा करना चाहूँगा कि इस ईवीएम मशीन को जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा यूज़ की जाती है, इसको टेम्पर करना या इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल है। इसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता है। कई सालों से कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके ऊपर सवाल उठाए, लेकिन आज तक जो इलेक्शन कमीशन की ईवीएम है उसको किसी ने भी टेम्पर करके कोई भी दिखा नहीं सका है। अब मशीन तो अलग अलग तरह की होती हैं, आप अलग अलग तरह की कार होती हैं, अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। कोई कई खिलौने वाले कंप्यूटर को ला के दिखला कि साहब देखिए ये टेम्पर हो रहा है, इसको इस तरह से छेड़छाड़ की जा सकती है, तो उसको समझना या उसको मानना मेरे हिसाब से गलत है। जहां तक मशीन का सवाल है, देखिए इस मशीन एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, 2009 में जब ये मामला बीजेपी ने उठाया तो 2013 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि वीवीपैट सिस्टम की जरूरत है। तो यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है ना कि वीवीपैट सिस्टम के बिना ये टेम्पर प्रूफ नहीं है। और अभी फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि आप इसको तुरंत लगवाइए। देखिए इसमें दो चीजें हैं, टेम्पर प्रूफ नहीं है ऐसी बात नहीं। सवाल ये उठाता है जो
जो वोटर वोट डाल रहा है उसको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको एक प्रूफ मिलना चाहिए कि जिसके हक में उसने वोट डाली है उसको वहां पे दिखना चाहिए। ये टेम्पर प्रूफ की बात नहीं है, ये उसको एक हमने जो वीपीआईटी का सिस्टम की बात आई, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बारे में निर्देश दिया कि जो आदमी वहां वोट डाल रहा है, जैसे आप एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं, आप अगर चाहते हैं कि भाई मुझे जैसे का बैंक बैलेंस दिख जाए, मैंने कितना पैसा निकाला है, आपको एक रसीद मिल जाती है, तो उसकी स्लिप निकल जाए। ये जो वीपीआईटी है, दिस शोज, दिस कंफर्म्स, जो वहां वोटर है उसको ये भरोसा होता है कि जिसके लिए मैंने बटन दबाया है उसी के लिए वोट पड़ा है। तो इसको ये मानना कि इसकी वजह से कि ये टेम्पर प्रूफ है नहीं है मशीन, ये मेरे हिसाब से एक गलत धारणा है। और आप सबको मालूम है कि जब ये मशीन यूज की जाती है, अलग अलग जगहों से मशीन मंगवाई जाती है, जब मशीन पोलिंग पार्टी को दी जाती है उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कंफर्म किया जाता है। इतना ही नहीं, जिस दिन पोल शुरू होता है उससे पहले एक मॉक पोल और मॉक काउंटिंग, अगर 8 बजे पोलिंग का टाइम है, 7:30 बजे उसके ऊपर एक मॉक पोल करके दिखलाया जाता है कि आप 8 बटन दबाइए और काउंटिंग में आपको दिखला दिया जाएगा उस वक्त जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कि आपने जिसके लिए बटन दबाया है उसको ही वोट गई है। इतना ही नहीं, आप इन मशीन्स में जो जिस तरह की व्यवस्था की गई है, कोई भी जो मशीन होती है ये समझना बहुत जरूरी है कि उसके फिजिकल फीचर्स होते हैं, एक उसका प्रोसीजर है और उसकी टेक्निकल डिटेल्स होते हैं। इन मशीन में जो हमने महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन में जो हम मशीन यूज करते हैं उसमें जो चिप लगी हुई है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, उस प्रोग्राम को टेक्निकल एक्सपर्ट से पूरा चेक कराया जाता है। उस चिप को पूरा लेजिन एक सीमेंटिंग करके जिसको कोई बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है कि इसके साथ कोई टेम्परिंग कर पाए। अमीर हैदर जैदी साहब, लेफ्ट पार्टियों का तो सुपड़ा साफ था दिल्ली में, वो अभी भी है, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी की करारी हार है ये क्या दिखा रही है आपको दिल्ली के अंदर? समीर भाई, सबसे पहले तो ये है कि विपक्ष विहीन राजनीति हो रही है। विपक्ष का खत्म हो जाना प्रजातंत्र के लिए खतरा है। अब ईवीएम की बात है, अगर प्रजातंत्र के ऊपर किसी संस्थान के ऊपर उंगली उठ रही है तो उसके ऊपर सोच लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मसला यहाँ ये बनता है कि बीजेपी 34% वोट लेके सत्ता पे काबिज है। पहले कांग्रेस 33% वोट लेके पूरी हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रही थी। तो ये विपक्ष का जो बिखराव है, विपक्ष का बिखराव सत्ताधारी दल की जीत है। 66% वोट लेके आज विपक्ष के पास कुछ नहीं है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रांड मोदी दरअसल इतना बड़ा हो गया है कि उसका मुकाबला करना है तो सारी विपक्षी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। विपक्ष की एकता को लाजिम है, जो कांग्रेस के जमाने में हुआ था, जब कांग्रेस अपने उस पे चली गई थी और वो गरूर के उसमें डूबी हुई थी, तो वो जब विपक्ष यूनिटी बनी थी और कांग्रेस को उसका जवाब मिला था और तभी से विपक्ष की एक भूमिका रही है। आज भी विपक्ष उसी भूमिका में नहीं आएगा तो हशर इससे बुरा होने जा रहा। अभी तो और सूबों में चुनाव होने जा रहे हैं। 33% लेके बीजेपी पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करेगी और विपक्ष आपस में ऐसे ही लड़ता रहेगा और अपनी कमी नहीं तलाशेगा, दूसरे की कमी को ये कहेगा साहब ये तो ये था, मेरा तो पैर फिसल गया पत्थर के ऊपर वरना मैं तो जीत रहा था। अब बीजेपी, केजरीवाल साहब होंगे ईमानदार आदमी, लेकिन उनके विधायकों की जो भूमिका दिल्ली के अंदर रही है वो सोचनी है। वो एक इंटरनल वो बनाने वाले थे लोकपाल, वो इंटरनल लोकपाल कहाँ गया? उनका जो एमएलए हैं दिल्ली के अंदर वो क्या कर रहे हैं वो जाके देखें। तो हमने भी विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। हम भी उस गलती को आज तक भुगत रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि हमने इसका केजरीवाल जी का समर्थन किया क्यों था। हम उस पर प्रश्न चिन्ह है हमारे ऊपर भी, क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं है। अब मसला यह है कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है, आरएसएस का मुकाबला करना है तो विचारधारा से ही होगा। पार्टियों के अंदर विचारधाराएं तो खत्म है। आज किसी पार्टी में है, कल को जाएगा दूसरी पार्टी में, पैसे देगा टिकट लेके आ जाएगा। अब टिकट लेके जब पार्टियां पैसे बेचती हैं, टिकट बेच रही हैं, पैसों से पार्टियां बेच रही हैं टिकट, तो बीजेपी का मुकाबला कहां से होगा? बीजेपी तो विचारधारा की पार्टी है, उसका विचारधारा का 33% वोट अपनी जगह खड़ा है। 66% वोट जो दूसरी विचारधारा का है उसके अंदर बिखराव साफ नजर आ रहा है, जिसकी ये हार है।
ठीक है, ठीक है। एक चीज अनुराग वर्मा जी, अनुराग जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो आम आदमी पार्टी की दलील है कि हमने इतना काम किया दिल्ली के लिए, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, बिजली के दाम आधे करने की बात हो, पानी मुफ्त करने की बात हो, और जीत जाएंगे तो हाउस टैक्स भी माफ कर देंगे, ये सारी बातें क्या काम नहीं आई? इनको दिल्ली वालों ने खारिज कर दिया क्या, जिसकी वजह से आम आदमी, हालांकि आम आदमी पार्टी तो ये मान नहीं रही, वो तो ईवीएम का हाँ, वो तो ईवीएम को दोष मार रही है, तो क्या ये सारी बातें दिल्ली ने नकार दी? बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जितने भी प्रोमिसेस किए थे, मतलब एक बहुत गंदी राजनीति की शुरुआत तो नहीं कहेंगे, हाँ उसको आगे बढ़ाया था कि हम ये फ्री दे देंगे। फ्रीबीज की जो राजनीति आम आदमी पार्टी ने यहाँ करी थी वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गई, क्योंकि उन्होंने जिस समय ये वादे किए तो उन्होंने खुद नहीं सोचा था विधानसभा चुनाव में स्पेशली कि वो कभी सरकार बनाएंगे और उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि हम सारे शहर में फ्री वाईफाई दे देंगे, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा था कभी उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जनता ने उनको एक बहुत बड़ा मैंडेट दे दिया। हालांकि ऋचा जी पता नहीं मानती कि उस समय उन्होंने क्यों नहीं उस ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि जब 67 सीटें जीती। उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सरकार में आएंगे और इनको ये जवाब देना पड़ेगा कि भैया कहां है सीसीटीवी, कहां है फ्री वाईफाई, क्योंकि उन्होंने कॉस्टिंग तो करी नहीं थी कि कहां से लगाएंगे। समीर जी, अब आप ये पूरी नहीं, तो आप ये नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद हालात दिल्ली में कुछ बेहतर हुए, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र हो, दवाएं मुफ्त करने का जिक्र हो, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो मुफ्त करने की बात हो, ये सब क्या काम नहीं आया? या प्राइमरी स्कूल में जिस तरह का सुधार हमें देखने को मिला, मनीष सिसोदिया जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये चीजें तो राजनीतिक पार्टी क्लेम करती ही हैं। क्या ये जब पहले दूसरी सरकार, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो वो एमसीडी इलेक्शंस में ही तो नतीजों में वो दिखता था, क्योंकि इस तरह के दावे टीवी स्टूडियो में बैठ के सारी पॉलिटिकल पार्टी ने किए हैं, अपनी रैलियों में हर पार्टियों ने बोले हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो डिफरेंट होती है। वो जब चुनाव में वोट पड़ते हैं उससे दिखते हैं। ठीक है, तो ये एक रियलिटी चेक था जो आम आदमी पार्टी के दावे थे वो दिखाई दे गए। ठीक है। अच्छा, नवीन कुमार जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप कि मोदी ब्रांड जो है वो दरअसल इतना बड़ा हो गया, और जाहिर है आपने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया बार बार कि मोदी के नाम पर ऐसा लग रहा था कि एमसीडी चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी ने जो अच्छे काम किए थे वो भी साइडलाइन हो गए। मेरे को दो बातें आपसे करनी है। पहली तो ये कि आम आदमी पार्टी ने कौन से अच्छे काम किए। आपने कहा कि बिजली का बिल आधा कर दिया, 200 यूनिट आपने कहा कि 200 यूनिट के बाद बिल माफ होगा, उसके बाद आधा होगा, उसके बाद के वापस मेरे तक नहीं ला रहे। क्या दिल्ली में कोई ऐसा मीटर है कि जो 200 यूनिट से ज्यादा नहीं चलेगा? कोई ऐसा मीटर बना? आपको आपत्ति होगी क्योंकि आपने काम नहीं किया। क्या दिल्ली के अंदर मुझे बता सकते हैं आप कि आम आदमी पार्टी ने पानी के मीटर लगाए हैं? जी, आप बता सकते हैं कि दिल्ली में कितने पानी के नए कनेक्शन लगे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कितने 2 साल में 20,000 नए पानी के कनेक्शन नहीं लगे? आपने झुग्गी झोपड़ी आपको पेशेंस नहीं साहब। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, आप कहते हैं उसकी बात ना करें। आप दिल्ली को लूट करके चले गए। हमें रेफरेंडम करना ही नहीं है साहब। आप बात तो सुन लीजिए। आप जिन झुग्गी झोपड़ी गरीबों की बात करी, उस गरीबों के लिए आपने क्या किया? आपने उन गरीबों के लिए क्या किया मुझे बताइए। मैं बताता हूं नरेंद्र मोदी ने क्या किया। पिछले 10 वर्षों में गरीबों का, जनमानस का और जितने लोगों का, मध्यम वर्ग के लोगों का अगर किसी का विश्वास जागा है तो नरेंद्र भाई मोदी पर जागा है। उनका अगर विश्वास जागा है तो केंद्र सरकार पर जागा है। उनका विश्वास उठा है तो ऋचा जी, लेकिन आप ये मानेंगी कि अगर आप जैसा दावा कर रही है कि आपने बहुत अच्छे काम किए, आप ये बात मानेंगी कि आम जनमानस तक आप अपने अच्छे कामों को नहीं पहुंचा पाई, जिसकी वजह से हार हुई? करते हैं, कितनी सड़कें बनाते हैं, कितनी, यही तो मैं कह रहा हूं कि पार्टी को एक लाइन लेनी पड़ेगी ना। आपका कोई नेता कुछ बयान दे रहा है, कोई नेता कुछ कह रहा है, आप भी वहीं पर है। पिछले 3 साल से मोदी जी की सरकार है, आपने सड़कें बनाई, आपने सड़कों की मरम्मत की है, मरम्मत में 2 लाख रुपए खर्च किए हैं और विज्ञापन पे 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये आपने काम किया। ठीक है, ठीक है नवीन जी, बनाते हैं 5 लाख रुपए की और 25 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर देते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? विज्ञापन पे खर्च किया है, हर सरकार इतना खर्च करती है। आप 526 करोड़ रुपए दिया है। भाजपा शासित किसी भी कर सरकार को या कभी नहीं। ऋचा जी, इस करारी हार की क्या वजह है? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। आप कह रही है कि आपकी सरकार ने इतने अच्छे काम किए तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था ना। तो उतना ही होता है। जनता का वो भरोसा क्यों नहीं जग पा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए?
तो आपने यह प्रश्न तब क्यों नहीं किया जब बीजेपी की 3 आई थी और उनके 7 एमपी भी थे? जब भाजपा के 7 एमपी थे और उनके 3 विधायक आए थे, और तब आपने ये प्रश्न क्यों नहीं किया? ऋचा जी आज की बात कीजिए ना, आप पुरानी बातें क्यों करने लगती हैं? आप हम जरूर कमाल कर दिया। ऋचा जी आज की बात कीजिए ना, आज आप अपने बात का कभी जवाब देना चाहते हैं। इतनी करारी हार होती है, किस तरह से 46 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो जाती है, या आपने किसी और तरीके से किया है वो आप जाने। पर आप ऋचा जी मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको ये लग रहा है ना कि ये ईवीएम की लहर है। शुरुआत कर रहे हैं। ओहो ऋचा जी कोई एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना। 10 साल इतना आप ये दोनों बातें नहीं कह सकती ना। या तो आप ये कहिए कि आपने अच्छे काम किए, वो आप जनता तक पहुंचा नहीं पाई, जनता ने आपको खारिज कर दिया, या आप ये कह दीजिए कि अच्छे काम किए तो बता दीजिए ना आपने क्या अच्छे काम किए। दो में से कोई एक जानकारी आप मुझे करेंगी ना। आपने 10 अच्छे काम गिनवा दीजिए। समीर जी देखिए, मैं आप अपने 10 अच्छे काम गिनवा दीजिए कि 10 साल इस चुनाव को एक राष्ट्रीय चुनाव की तरह बना के मैनिपुलेट किया गया है। शायद हमारी बातें पूरी तरह जनता तक नहीं पहुंच पाई, और इसमें ईवीएम का भी रोल है। मैं ये दोनों चीजें कहना चाहूंगी। मैं ईवीएम को नकार नहीं रही हूँ, विज्ञापन पे पैसा ज्यादा खर्च आप करते हैं, जनता में आप जो है लास्ट दिन सुन लीजिए, लास्ट दिन लग रहा है कि जो मैं चिल्ला के अपनी बात नहीं कहना चाहती, दिल्ली की जनता देखती आ रही है, वो अब भी डिबेट पे देखने के लिए मिल रहा है कि ये दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आपस में बैठ के यहाँ पर लड़ रहे हैं। आप दोनों की जो खींचतान है उसे देखकर दिल्ली वाले डर रहे होंगे कि आखिर ये लोग काम कैसे करेंगे साथ में मिलकर। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, रुक जाइए ऋचा जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद अन्ना हजारे का जो बयान है वो भी आपको याद दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। वो कह रहे हैं कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क हो गया है आम आदमी पार्टी के, इस वजह से ये हार हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या दिल्ली ने नेगेटिव पॉलिटिक्स को नकार दिया है? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इशरत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा हमें अभी देखने को मिली, राजौरी गार्डन सीट में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। तब यह कहा जा रहा था कि भाई एक तरह से कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो रहा है, लेकिन आज तो यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि तीसरे नंबर पर चले गए आप। नहीं, लेकिन अगर वोट शेयर की बात करें, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा, तो वोट शेयर हमारा बड़ा है। और जहाँ तक है कि लोगों की ये समझदारी रही या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि उनकी सूझबूझ के आगे हम कुछ नहीं कह सकते, डेमोक्रेसी है, कि वो नहीं चाहते थे कि ऑलरेडी 2 पार्टियाँ जो हैं वो एक स्टेट को उन्होंने अखाड़ा बनाया हुआ है और दोनों आपस में लड़ने भिड़ने में लगी हुई हैं, जिससे आवाम का खासा नुकसान 3 साल में हुआ है कि एक तीसरी पार्टी को भी वो चुन लें और कल को एक और बहाना मिल जाए। नहीं, लेकिन दोनों पार्टी, एक अखाड़ा तो वो है, लेकिन एक अखाड़ा तो आपकी पार्टी के अंदर बना हुआ है ना। लवली साहब छोड़कर चले जाते हैं 3 दिन पहले इलेक्शन से, बरखा शुक्ला सिंह चली जाती हैं, समीर जी क्या शीला दीक्षित है, लेकिन आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं कि वो उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। शीला दीक्षित खुद इस बात को मान रही हैं, तो गुटबाजी तो पार्टी के अंदर है ना। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि लवली जी या बरखा जी के जाने से पार्टी को नुकसान हुआ है, तो वोट शेयर घटना चाहिए था, ना कि बढ़ना चाहिए था। और किसी नेता के चले जाने से वोटर कभी नहीं चला जाया करता है। जो पार्टी का एक पार्टी में जो फेथ होता है लोगों का, वो हमेशा बरकरार रहता है। ये बहुत बड़ी लीडरशिप नहीं थी जिसको, ठीक है दिल्ली के लोकल चेहरे थे, दिल्ली में उन लोगों ने सरकार चलाई है, बहुत अच्छी गवर्नेंस भी की शीला जी के टाइम में। हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चले गए तो हमारा वोट शेयर घटता। तो ये बात जरूर प्रूव की जा सकती थी कि लवली जी के जाने से खासा नुकसान हुआ है। यह होता भी तो उनकी विधानसभा या आसपास की विधानसभा पे होता। ये जो है ना, लोगों ने कि सूझबूझ का कहीं ना कहीं एक, मैं कहूंगी कि हमें देखने के लिए मिला कि भैया 2 पार्टी ऑलरेडी इतना लड़ रही है, हम तीसरी पार्टी को लाके क्यों इन 2 को और मौका दें कि आपस में लड़ते रहें। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, धन्यवाद। मंथन के बाद ये विचार दिल्ली विधानसभा में भाजपा स्टैंड लिया है किस चीज का कि ये नहीं, ये तो अभी इनका पर्सनल असेसमेंट है, अभी तो पार्टी विचार कर रही है। ठीक है नवीन कुमार साहब, लेकिन ये लॉजिक आपको समझ में आता है? और आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया है कि भाई 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद आपने एक काम शुरू किया, नवीन साहब आपने एक काम शुरू किया, और वो था ईवीएम पर रिसर्च करना।
और अब आप लोग इतने निपुण हो गए हैं इसमें कि जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां जीत रहे हैं। इसका जवाब दीजिए आप आज। देखिए, ये तो एक जी सबसे पहले तो एक निराधार बात, इस पे तो क्या बात करनी। ईवीएम पे सब देश के हर आदमी जानता है, आज के समय सबने बताया है कि इसके अंदर कोई टेम्पर नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस ने जो कहा कि दिल्ली में दो सरकार होने के कारण दिल्ली की जनता समझदार है, मैं उनकी दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी विधानसभा में, ये आपने सही कहा, इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ता, मेरी बात सुन लीजिए, दिल्ली के भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप नकार नहीं सकते। दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं की अमित शाह जी की कुशलता को नहीं नकार सकते हैं। आप देश में गरीबों के लिए, जो मध्यम वर्ग के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र की सरकार में काम किया, उसको आप नकार नहीं सकते। ये उन्हीं की परिणति है कि आज देश की जनता भाजपा पर विश्वास करती है। छोटे चुनाव के लिए भी उन्हें अपनी नेशनल लीडरशिप को जो है सामने लेके आना पड़ता है, क्यों नहीं वो इस चीज को मानने को तैयार है कि हम मेरी बात सुनिए, आप कांग्रेस में तो एक ही चेहरा था, आप कांग्रेस में कौन सा चेहरा है? नहीं समीर जी, आप नवीन जी, आपके पास कांग्रेस में कौन सा चेहरा है मुझे बता सकते हैं जिसपे आपने वोट मांगे? आप इंदिरा गांधी के नाम पर वोट बांटे करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, आपने कोई गरीबी हटाई? कांग्रेस में कोई चेहरा बताएंगे क्या? क्या अरविंद केजरीवाल के नाम पर आप वोट नहीं मांग रहे क्या आम आदमी पार्टी वाले? एक मिनट ऋचा जी, नवीन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका आप जवाब देना चाहेंगी? और इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं, अलका लांबा आपकी पार्टी की नेता, कपिल मिश्रा आपकी पार्टी के नेता, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर कमियां थी जिसकी वजह से ये हार हुई है। आपकी पार्टी के सांसद भगवंत मान कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल मिस्टेक है अगर ऐसा किया जा रहा है कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो यानी आपकी पार्टी के अंदर भी एक मत नहीं है ईवीएम वाली बात को लेकर। समीर जी, डिबेट के बिल्कुल जवाब ले लीजिए मेरा। डिबेट के शुरुआत में मैंने कहा था कि अंतर मंथन हमारा चल रहा है, लोगों को जो पर्सनली बूथ बाय बूथ उस पर एनालिसिस होगा, हर विधायक की जिम्मेदारी है, हर एक को ये महसूस हो रहा है। परंतु जिस स्केल की ये जीत है भाजपा की, ये जीत समझ नहीं आ रही है, क्योंकि 10 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया। दिल्ली को दुर्दशा आप नहीं समझ सकते, आप दिल्ली की जनता का मिजाज नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता सकारात्मक राजनीति चाहती है, दिल्ली की जनता नकारात्मक राजनीति नहीं चाहती है। 150 से ज्यादा नेताओं को तो इन्होंने पार्षदों के टिकट काट लिए। ये किसके बल पे? लवली जी और बरखा जी के बल पे इन्होंने चुनाव उसके जीता बाद है। हम सरकार में जिसके बल पे चुनाव जीता है उसका जिक्र अडवाणी जी ने किया था, उसका जिक्र जीवीएल नरसिम्हा राव ने किया था, उसका जिक्र इनके ही लोगों ने किया। उस पे इन्होंने रिसर्च की और मास्टरी की। ऋचा जी, आपको ये नहीं लगता कि आप बार बार एक बात कह रही हैं कि 10 साल तक जमकर भ्रष्टाचार हुआ, ये बात मीडिया में भी उठी, आप लोगों ने भी लगातार ये बात उठाई, क्यों नहीं जनता ने भरोसा किया? आज तो इसका जवाब देना होगा ना आपको। समीर जी, भाई साहब, कारपोरेशन में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये तो ईवीएम की बात कर रहे हैं लगातार। कारपोरेशन में भ्रष्टाचार हुआ, 2 साल की ये तो सरकार ईवीएम की बात कर रहे हैं। होगा। हमने बिजली दी, पानी दी, हेल्थ शिक्षा दी, सब कुछ दिया। क्या बात करते हैं ये 2 साल के काम पे, अगर आप दिल्ली छोड़ करके भाग गए। अगर ये काम पे रेफरेंडम होता तो आपका एक सीट नहीं निकलती। ये किसी और चीज पे रेफरेंडम है। दिल्ली की कारपोरेशन को हमने पैसा नहीं दिया। ठीक है ना, आपके पास कार्यकर्ता थे। एक मिनट जी, वक्त बहुत कम बचा है। चांद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं थे, सारे कार्यकर्ता आपने हटा दिए, आपके लोकल लीडर्स को आपने हटा दिया। बरखा शुक्ला सिंह ने आपको जिताया है या लवली जी ने आपको जिताया है? किसने जिताया आपको? आपके पास जमीन पे काम करने के लिए लोग नहीं थे, किसने आपको जिताया है? हमको हमारे काम ने जिताया है, हमको केंद्र सरकार की नीति ने जिताया है, हमको गरीब लोगों ने जिताया है, हमको मध्यम वर्ग के लोगों ने जिताया है, हमको उन गरीब लोग स्लम में रहने वाले लोगों ने जिताया है, जिनके बदौलत आप सरकार में आए थे। इस वजह से हालात ऐसे हुए क्योंकि अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो जनरेशन 1 की ईवीएम्स हैं उनको टेम्पर किया जा सकता है। और यूपी का जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी बाकायदा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखकर यह बात कही है। क्या आप मानते हैं कि जो जनरेशन 1 की ईवीएम्स हैं उसमें गड़बड़ी हो सकती है? ये मुमकिन है, क्योंकि खुद इलेक्शन कमीशन भी एक स्टेट का मान रहा है।
1998 की आप ईवीएम यूज कर रहे हैं, आपके पास 2012 की 2014 की आम आदमी पार्टी का। ठीक है ऋचा जी, सुनिए गोयल जी का जवाब सुन लीजिए जी। तो हर एक मशीन की एक लाइफ होती है, उसमें जो टेक्निकल डिटेल, उसमें जो डिटेल्स होते हैं, उसमें चिप होती है, बैटरी होती है, तो डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद में उस मशीन का रिप्लेसमेंट होना जरूरी भी होता है। साथ ही साथ जिस तरह के क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे उनको देखते हुए इनमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट किया गया है। हमने महाराष्ट्र में इनके ऊपर नैनो चिप्स लगाई गई हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, कोई इस मशीन को जरा भी 1 मिलीमीटर से भी खोलने की कोशिश करेगा, मशीन ऑटो लॉक हो जाएगी। इसके ऊपर इनके अंदर सब तरह की जो जितनी टेक्निकल जो प्रोग्रामिंग है उनको डबल चेक किया गया है। तो सवाल ये होता है कि ये तो किसी भी मशीन के साथ कंटिन्यूस अपग्रेडेशन, कंटिन्यूस उसमें इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। उसका मतलब ये नहीं कि पहले जो चीज़ थी वो टेम्पर प्रूफ नहीं थी या अब पर ये हमने आज तक अभी तक कोई ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आया टेक्निकल जो ये इस मशीन को लेके प्रूव कर सके कि इस मशीन को वो टेम्पर कर सकता है या इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ कर सकता है। कहने को बहुत से लोग इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर हम देखते हैं, एज ए आम आदमी हम भी देखते हैं कि दुनिया भर की वो पिक्चर दिखलाएंगे। सामने आए हैं तब से लगातार ये बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी टूट की ओर बढ़ रही है, और आज ये बात और प्रबल दावे के साथ कही जाने लगी है कि भाई आम आदमी पार्टी में कभी भी टूट हो सकती है। और आज भी कई नेताओं के बयानों में बहुत सारा डिफरेंस हमें देखने को मिला। क्या ये बात सही है? ऐसा हो सकता है? मुमकिन है? देखिए, ये एकदम मुमकिन है और इस बात के पूरे पक्के आधार भी हैं। आम आदमी पार्टी एक अनुराग जी से सवाल था, ठीक है, एक ये राजनीतिक दल नहीं था, ये एक अन्ना हजारे जी का आंदोलन था जिसका ये बाई प्रोडक्ट था एक तरह से कि ये पार्टी बनी। इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग जो उस समय की कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहे थे वो सारे लोग थे, सबकी अलग अलग विचारधाराएं थी। जी राजनीतिक दल बना, लोगों को सत्ता की लालच हुई और सब मिलके एकजुट हुए और वो बाई चांस जो है वो जीत भी गए, सरकार भी बन गई। लेकिन विचारधारा किसी की एक जैसी नहीं थी, सब अलग अलग विचारधारा के लोग थे। अरविंद केजरीवाल जी की जो कार्यशैली थी वो शायद किसी को पसंद नहीं आई, उसमें लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो एक टूट का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। अब एक ये भी बात आ रही है कि मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल में भी जो है नहीं बन रही है। तो बन किसकी रही आपस में? फिर केजरीवाल जी ने कहा कि मैं दिल्ली छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, पंजाब गए, मैं यहीं आ रहा हूं, 3 महीने के लिए चले गए, गोवा चले गए। तो कहीं कहीं कोई मतलब राजनीतिक दल की जो एक विचारधारा होती है वो तो कहीं है ही नहीं। ठीक है ऋचा जी, इसका एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, क्योंकि अन्ना हजारे आज खुद कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में फर्क हो गया है, और ये बात बहुत लोग कहने लगे हैं कि आला कमान संस्कृति जिसका आप विरोध करते थे वही अब हावी हो गई है आपकी पार्टी पर। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की चलती है, बाकी लोगों की सुनी नहीं जाती, और जिसका नतीजा था प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोग आपकी पार्टी से अलग हो गए। क्या पार्टी इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए तैयार है आज की डेट में या नहीं? आप मेरा जवाब लेना चाहेंगे तो मैं बोलूं। अन्ना जी हमारे आदरणीय हैं, वो जो भी सुझाव देना चाहते हैं वो देते हैं, वो वेलकम है। दूसरी बात यह है कि क्या मोदी जी और अमित शाह जी डेमोक्रेसी से पार्टी चलाते हैं? जी, उनकी डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी है और हमारी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं है। हर पार्टी का एक लीडर होता है, एक चेहरा होता है। हमारी पूरी की पूरी एक संगठन है, हमारी पीएसी है, हमारी एनई है जो कि डिसीजंस लेती है। सारे डिसीजंस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लिए जाते हैं, सजेशन से लिए जाते हैं। परंतु ये हमारा इंटरनल मामला है कि हम किस तरह पार्टी को चलाते हैं, और हम उसमें अगर हम गलत स्टेप लेते हैं या सही स्टेप लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है, और हम हमेशा उसको आगे बढ़ के लेते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम एक लीडर के ऊपर थोप दें या दूसरे लीडर की तरफ थोप दें। जहां तक टूट की बात आपने कही, आज पहली बार हमारे बारे में ऐसा नहीं किया है। हमारी पार्टी को जिस दिन से ये बनी है, रामलीला मैदान से लेके आज तक हर डिबेट में यही कहा जाता है, हर इलेक्शन के पहले यही कहा जाता है। 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाएं, क्या आज आपको एहसास हो रहा है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकालकर पार्टी से गलती हुई थी, अब उस गलती को दुरुस्त किया जाएगा? आज ऐसा महसूस हो रहा है क्या? ऐसा महसूस होने की कोई वजह नहीं दिखती है, क्योंकि ऐसा है नहीं।
बहुत अच्छे से पार्टी चल रही है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनिकली ग्रो हो रही है, उनकी विचारधारा अलग है, उन्होंने अपना रास्ता अलग पकड़ लिया है। बीजेपी के अलावा पूरा विपक्ष एक साथ कैसे आ सकता है? इस बात के कैसे कोई आसार है या हवा में है सिर्फ ये? हवा में नहीं है, इसका प्रयास जारी है और हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष एकता बने। आप और बीजेपी में एक समानता नजर आती है दोनों पार्टियों में। ठीक है, दोनों पार्टियां विपक्ष का सम्मान नहीं करती। और रही राजौरी गार्डन के अंदर जो सीट जीती थी जिसमें कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई थी और कहा था कि कांग्रेस आ रही है, तो जब कांग्रेस का विलय, दिल्ली कांग्रेस का विलय बीजेपी में नहीं हुआ था, दिल्ली कांग्रेस का विलय बीजेपी में हो गया, बीजेपी का ग्राफ ऊपर को हो गया। तो विपक्ष को अपनी भूमिका मानना चाहिए, हर नेता की अपनी भूमिका होती है, जिसे सत्ताधारी दल ये दूसरे दल नहीं मानना है। और जो ये विपक्ष से दूर रूट के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, ये बीजेपी की जीत है, उसकी हार नहीं है, ये मान लेना चाहिए। नवीन कुमार साहब, फिर तो ये अच्छी बात हो गई, ये तो पॉजिटिव खबर हो गई एक तरह से कि ब्रांड मोदी इतना बड़ा हो गया कि पूरा विपक्ष मिलकर मुकाबला करना चाह रहा है। ये हमने यूपी में भी सुना था, फिर सुन रहे हैं। यूपी अभी बात की गई है, जैदी साहब कि दिल्ली कांग्रेस का दो बातें कहना चाहता हूँ, मेरी प्लीज दो बातें हमारे सीपीआई के लीडर यहाँ पे बैठ के देना चाहते हैं, या तो ये अल्फाज वापस लें या ये गलत बात यहाँ बैठकर ना करें ऑन कैमरा। ठीक है नवीन जी, देखिए मेरा ये कहना है कि दिल्ली में 10 सेकंड आम आदमी पार्टी का एंगल से कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करना चाहती है। आज की डेट में अगर गरीबों की कोई सरकार, गरीबों की कोई बात करता है, मध्यम वर्ग की कोई बात करता है, तो वो नरेंद्र मोदी है। सारे विपक्षी नेता आज की डेट में अगर गरीबों का कोई नेता है इस देश में तो नरेंद्र मोदी है। गरीबों के बारे में सोचते हैं, मध्यम वर्ग के बारे में सोचते हैं। अमीर हैदर सादी साहब, इर्शाद जहां, चांद गौर, सावंत वर्मा जी, ऋचा पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया ज़ैदी साहब, वक्त खत्म हो गया। और दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद करेगी आज की तारीख में कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब मिलकर दिल्ली की शक्लो सूरत को बदलने का काम करें, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है दिल्ली वालों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शब बखैर।